हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मैराथन क्लास, जिसमें हम कुछ एक टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक कौन कौन से होंगे और किस प्रकार करेंगे, एक बार जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा के इतिहास का, कि हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, किस भाषा का है, हिंदी का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है, या फिर मैं कहूँ कितनी भाषाएँ हमारे संविधान के अनुसार हमारे पास हैं, या फिर मैं कहूँ कितनी बोलियाँ हैं, ये हिंदी भाषा कहाँ से आई थी, ये बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि इससे पहले कौन सी भाषा हमारे पास होती थी। उसके बाद हम चलेंगे वर्ण एवं वर्णमाला, कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई वर्ण है उसको किन किन नामों से जाना जा सकता है, कौन से लुंठित वर्ण होते हैं, कौन से उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण एक या दो ऐसे होते हैं जिनसे कोई शब्द ही नहीं बनता, या कौन से ऐसे वर्ण जिनसे कोई शब्द बनाना नहीं चाहिए क्योंकि बनाओगे तो अशुद्ध बनेगा। उसके बाद वर्णमाला को किस किस नाम से जाना जाता है, कितने भागों में बांटा गया है, ये जो वर्ण है अभ्यंतर कितने हैं, बाह्यंतर कितने हैं, ठीक है, अगर स्वर कितने हैं, पश्च स्वर कितने हैं, मध्य स्वर, इन सब का जिक्र हम दूसरे टॉपिक में करेंगे। उसके बाद है संधि। संधि के तीनों पार्ट हम करेंगे, और तीनों पार्टों से हटकर वर्णागम संधि होती है, वर्ण विच्छेद संधि होते हैं, इन सभी संधियों को हम जानेंगे। मगर सारे के सारे जो भी टॉपिक करेंगे ट्रिकली करेंगे, ट्रिक के अनुसार करेंगे, अर्थात ज़्यादा हमें पढ़ना ना पड़े। कॉन्सेप्ट से, बेसिक से एक कॉन्सेप्ट लिया, उससे एक ट्रिक बनाई, ताकि एक ही बार में सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो समास करेंगे, जितने भी टॉपिक करेंगे ट्रिक से, ठीक है। उसके बाद है संज्ञा। संज्ञा को हम समझेंगे बेसिक रूप से कि संज्ञा क्या है, कौन से इसके भेद हैं, कितने भेद हैं, कौन सा भेद किस भेद में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ चोरी, चोरी हमें लगता है एक क्रिया, जबकि ये भी एक भाववाचक संज्ञा होती है। इन सारे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम करेंगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम को किस किस आधार पर बांटा गया है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और सर्वनाम क्या संज्ञा बन सकता है, क्या कोई सर्वनाम विशेषण बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम करेंगे विशेषण। विशेषण क्या है, कितने भेद होते हैं, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, किन किन प्रत्ययों की या उपसर्गों की इसको आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करें क्रिया विशेषण की, कि क्रिया विशेषण क्या है, कैसे पता चले कि कोई शब्द क्रिया विशेषण है या विशेषण है या संज्ञा है। उसके बाद बात करें क्रिया की, कि क्रिया क्या होती है, कितने इसके भेद होते हैं, किन किन आधारों पर बांटा जाता है, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, कर्मक क्रिया कौन सी होती है, ट्रिक के अनुसार ही करेंगे। उसके बाद वाच्य परिवर्तन, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल टॉपिक भी कहा जाता है इसको, मगर हम करेंगे ट्रिक के अनुसार। मुझे केवल 3-4 सेकंड ही चाहिएगी आपको वाच्य समझाने में। आप देखते ही बता सकते हो विद इन सेकंड की वाच्य कौन सा है, कृति वाच्य है, कर्म वाच्य है या भाव वाच्य है। ठीक है, हम सारे के सारे जो टॉपिक करेंगे वो कॉन्सेप्ट से करेंगे और एक ट्रिक से करेंगे, ताकि हमें ना ये चीज़ समझनी है, ताकि शब्द को देख के हम उसका आंसर दे पाएँ। उसके बाद हम करेंगे अलंकार। अलंकार के भेद करेंगे। आपने देखा होगा कि लोग अलंकार करवाते हैं तो अनुप्रास अलंकार करवा देते हैं। अनुप्रास के खुद के 5 भेद होते हैं, लाटानुप्रास, शेखानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे शब्द। शब्द के भेद किस किस आधार पे होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा समास योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो इनको करेंगे। उसके बाद हम करेंगे छंद। तो इस प्रकार हम ये 13 टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एक क्लास में। तो बस उम्मीद है कि आप लगातार बने रहिएगा, और क्लास कैसी लगी वो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो टॉपिक के नाम लिख सकते हो। देखिएगा साथियों, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, मगर हम स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, और मैं कितना उसमें सफल हो पाता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कॉम्पिटिटिव में, कि जो हिंदी शब्द है, कुछ एक हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो इस ऐप से शुरू से ही जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल से, उसको पता भी होगा हिंदी शब्द किस भाषा का है। हिंदी खुद एक भाषा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ हिंदी शब्द किस भाषा का है। ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने, किस भाषा का है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद संस्कृत का होगा क्योंकि संस्कृत से बनी है, या फिर हिंदी का ही होगा, हिंदी हमारी भाषा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, वो फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। और जब ये आंसर मिल जाता है तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन डबल हो जाती है कि फारसी भाषा का कैसे हुआ, हिंदी तो खुद एक भाषा थी, या फिर हम संस्कृत से ले लेते, फारसी से कैसे लिया। पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्त, हमारे पास जो सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, अर्थात हमारी सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता था। इसका रीज़न भी आपको पता है कि ये सिंधु नदी थी जो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, और इसकी घाटी में हम रहते थे। इसकी घाटी में रहने के कारण हमें कहने लगे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और हमारी जो सभ्यता थी ना, वो एक ऐसी सभ्यता थी जिन्होंने औजार तो सारे बनाए हैं, हथियार एक भी नहीं बनाए, क्योंकि हमारी सभ्यता ने कभी आज तक
किसी पे भी हमला नहीं किया, किसी भी देश पे युद्ध नहीं किया पहले दफ़ा। ठीक है, अगर कोई हम पे युद्ध करता है तो हम उसके साथ आत्मरक्षा के लिए युद्ध करते हैं, मगर पहले बार बिना बात या मैं कहूँ कि ज़मीन हथियाने के लिए आज तक हमने कभी युद्ध नहीं किया किसी के साथ। आज तक का इतिहास है ये, आज तक का। ठीक है, तो ये जो सिंधु सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता कैसी थी? वो सिंधु सभ्यता ऐसी थी जो खुद तो किसी के साथ युद्ध नहीं करती थी, मगर इनके ऊपर, इस सभ्यता के ऊपर या मैं कहूँ हमारे देश के ऊपर बहुत सारे आक्रमणकारियों ने युद्ध किया और हमारे ऊपर शासन किया। सबसे ज़्यादा कौन थे? सबसे ज़्यादा थे हमारे फारसी लोग। ठीक है, जिसको हम मुस्लिम लोग भी कह सकते हैं। मुस्लिम जो सभ्यताएं थी, जैसे आपने बाबर पढ़ाया, जितने भी ये सभ्यताएं थी इन्होंने हमारे देश के ऊपर हमला किया। और ये अगर ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारे ऊपर एक प्रकार से अधिकार कर लेंगे, तो कौन सी भाषा को लागू करेंगे? फारसी को। तो इन्होंने फारसी भाषा को लागू कर दिया। हमें लोग क्या बोलते थे? सिंध बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंध। शायद आपने पढ़ा होगा जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, सिंधबाज। अलिफ लैला एक नाटक आता था, उसमें एक व्यक्ति का नाम था सिंधबाज। सिंधु सभ्यता का बाजीगर था वो, इसलिए उसको सिंधबाज कहा जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता। अब फारसी भाषा की एक अपनी एक कमी है कि फारसी भाषा में ये जो स है ना, इसको उच्चारण ह किया जाता है। इस स का उच्चारण ह, अर्थात वो इस स को ह बोलते हैं, जिस कारण वो सिंध से हिंद बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? हिंद। वो बोलने लग गए ये तो हिंद हैं। और किसी भी क्षेत्र की भाषा को ज्ञान करने के लिए, भाषा का नाम बनाने के लिए आज तक हमने क्या किया है? जैसे मैं बात करूँ पंजाब का, कि पंजाब की भाषा कौन सी है, या बिहार की भाषा कौन सी है, या नेपाल की भाषा कौन सी है। भाषा कोई भी हो, मगर जब इन भाषाओं का हम नाम देते हैं बस बड़ी की मात्रा लगा देते हैं और बोलते हैं ये इसकी भाषा है। जैसे पंजाब की बोल देते हैं पंजाबी, बिहार की बिहारी, नेपाल की नेपाली। कोई मैथिली बोलता ही नहीं, वो ऐसे ही बिहारी नेपाली। तो इसी प्रकार से हमारी भाषा का नाम पड़ गया था हिंदी। हमारी भाषा का क्या नाम पड़ गया था? हिंदी। तो बताइएगा ये हिंदी शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी? फारसी भाषा से, क्योंकि फारसी भाषा में स को ह कहा जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट सिद्ध हुआ। अब बात करते हैं कि हिंदी शब्द जो था वो फारसी भाषा का था, ये तो सही है, मगर हिंदी की जगह पे, इस शब्द की जगह पे सबसे पहले, क्योंकि पहले तो सिंध कहा जाता था, इस शब्द की जगह पे सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? ये वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो अब तक पूछे भी जा चुके हैं। हिंदी शब्द की जगह पे सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया था प्यारे बच्चों। हिंदवी। सबसे पहले हिंदी की जगह पर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया था। और किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था भाई। अमीर खुसरो। सबसे पहले हिंदी की जगह पे हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया था। और किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ये तो था हिंदी शब्द के इतिहास की बात, कि हिंदी शब्द का इतिहास कैसा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाषा की। एक बार इसको आराम से देख लीजिएगा। हिंदी जो शब्द था वो फारसी भाषा का था, रीजन था। फारसी भाषा में स को ह बोलते हैं तो वो हमें हिंद बोलने लग गए, जिससे हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुई। हिंदी की जगह पे सबसे पहले हिंदवी शब्द बना था। सबसे पहले इसको हिंदवी कहा जाता था। किसने कहा था सबसे पहले इसको? अमीर खुसरो ने अपनी बुक लिखी थी जिसके अंदर इसने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिंदी शब्द की नहीं, हिंदी भाषा की। अब तक तो हमने बिल्कुल इतिहास से उठा लिया कि हिंदी शब्द ही कहाँ से आया है। अब भाषा की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने सुना होगा कि सबसे पहले हमारे पास एक भाषा थी जिसको भाषाओं की जननी कहा जाता है, अर्थात संस्कृत भाषा। अगर कोई पूछे हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, तो शायद सभी के मुंह पे शब्द होता है संस्कृत भाषा। ये गलत आंसर है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पहले भाषा थी संस्कृत। ठीक है, और संस्कृत भी अलग अलग दो हिस्सों में बटी हुई थी। सबसे पहले संस्कृत का वैदिक संस्कृत जो यूज किया जाता था, वैदिक। सबसे पहले हमारे पास जो भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत का भी कौन सा? वैदिक संस्कृत वाला पार्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आई थी लौकिक संस्कृत। कौन सी भाई? लौकिक संस्कृत। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, चिंता मत करना। इस प्रकार से समझाया जाएगा कि स्टोरी की आपको पूरी जिंदगी याद रहे। वैदिक संस्कृत क्या थी भाई? वेदों में जिस संस्कृत का जिक्र किया गया है, सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। वो कई बार आ चुका है पेपरों में कि प्राचीनतम वेद किसे कहा जाता है, सबसे पुराना वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद में जो भाषा प्रयोग की गई थी वो वैदिक संस्कृत थी, अर्थात वो संस्कृत थी जो वैदिक संस्कृत कहलाई, क्योंकि वेदों की रचना इस भाषा में हुई है। उसके बाद जो संस्कृत बनी थी वो थोड़ी आसान कर दी
गई थी ताकि इसको लोग आराम से समझ सकें, जिसको लौकिक संस्कृत कहा गया। जो संस्कृत आज आप पढ़ते हो, राम है खादती, राम है पढ़ती, ठीक है, यहाँ से हमें कुछ कुछ समझ में आ जाता है कि राम की बात चल रही है, खाना और पीना ऐसा कुछ या पढ़ना ऐसा कुछ चल रहा है। मगर वैदिक संस्कृत के शब्द भी हमें समझ में नहीं आते थे, इसीलिए लौकिक संस्कृत बनाई गई थी। अब सबसे प्राचीनतम वेद वैदिक, ठीक है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद जिस भाषा में बना था वो थी संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी आई थी? पाली भाषा, ठीक है। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद अवहट, अवहट के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी आई थी। अपभ्रंश के बाद हिंदी का जन्म हुआ था। कौन सी? प्राचीन, क्योंकि हिंदी भी 3 भागों में बटी है समय के आधार पे। प्राचीन काल की हिंदी, मध्यकाल की हिंदी और आधुनिक काल की। आधुनिक काल की जो खड़ी बोली है, खड़ी हिंदी है, वो कई बार क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल की जो खड़ी बोली है आपकी हिंदी है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है? तो शोर सैनी अपभ्रंश लिखोगे उस समय आप, शोर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। अब ये बात थी। अब हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है भाई? हम कहेंगे अपभ्रंश से हुआ है जी हिंदी का जन्म, संस्कृत से नहीं कहेंगे, क्योंकि संस्कृत के बाद तो ये सारी भाषाएं हमारे सामने आई हैं। तो कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से। अगर ऑप्शन में अपभ्रंश नहीं मिलता तो ऑप्शन में कई बार अवहट दे देता है, कि अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। तो कई बार वो क्या दे देता है? अवहट दे देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बात थी कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, या फिर मैं कहूँ हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, या मैं कहूँ किस भाषा से आई है। तो आप कहोगे अपभ्रंश से आई है, अर्थात अपभ्रंश के बाद हिंदी आई थी हमारे पास। इसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, अवहट से अपभ्रंश, अपभ्रंश से प्राचीन हिंदी। क्लियर? ये बात थी हिंदी भाषा की, कि हिंदी भाषा कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है। अभी हमने बात कर ली थी हिंदी शब्द की। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, ठीक है, कैसे आया, और हिंदी भाषा कहाँ से आई। चलिए आगे बात करते हैं। हम अब बात करते हैं हिंदी भाषा जो हमारे पास आई वो किस प्रकार से आई, वो उसका राजनीतिक रूप क्या था, उसका संवैधानिक रूप क्या था, उस चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हिंदी हमारी खालिस्तान भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, या हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। अब राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, या फिर मातृभाषा है। अब यहाँ पे जब ये बात आती है तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम संवैधानिक रूप से बात करें तो ना तो हिंदी हमारी मातृभाषा, ना ही हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। समझ लीजिए एक बार, मातृभाषा किसे कहा जाता है? जो भाषा हम अपनी माँ से सीखते हैं। तो पूरे भारत देश की अगर बात की जाए तो पूरे भारत देश हिंदी को मातृभाषा नहीं कह सकता, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। पंजाब वाले बच्चे अपनी माँ से अर्थात पहली भाषा पंजाबी सीखते हैं। अगर हम केरल की बात करें वहाँ पे भी हिंदी नहीं बोली जाती, इंग्लिश का ज़्यादा प्रचलन है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश सीखते हैं। तो मातृभाषा हम इसको हमारे देश की मातृभाषा नहीं बोल सकते, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा नहीं है। रीजन क्या है वो आपको पता चल गया। अब राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती हो। अब यही रीजन इसका है कि पूरे राष्ट्र में हिंदी को नहीं बोला जाता, ठीक है। बहुत सारे जगह पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। पंजाब में पंजाबी यूज की जाती है, ठीक है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मगर हिंदी हमारी राजभाषा ही संवैधानिक रूप से है, अर्थात सारा राजकाज का काम हिंदी में होना चाहिए। होता नहीं है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मगर होना चाहिए, इसीलिए इसको राजभाषा बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था। देखिए अब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया था। अब लिंक कीजिए इसके साथ, ठीक है। उसके बाद कौन सी अनुसूची थी? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची थी? 8वीं अनुसूची। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, कौन सी अनुसूची के अनुसार हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। अनुच्छेद कौन सा था? 343वां अनुच्छेद था, जिसके अनुसार इसको राजभाषा माना गया। अब ये बात थी कि संवैधानिक रूप से जिसको हम कहें कि हिंदी किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगर बात करी जाए तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को, 22 भाषा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। संविधान के अनुसार कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाएं, ठीक है। तो एक बार उतार दीजिए इसको, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। चलिए अब बात करते